मेरी शादी को अभी 3 महीने ही हुए थे। मेरे ससुराल में मेरे ससुर और मेरे पति अरुण रहते थे। बहुत समय पहले ही मेरी सास की मौत हो चुकी थी। मेरे ससुर बहुत ही अच्छे इंसान थे, मुझे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह ही रखते थे। एक बार हमारे दरवाजे पर कोई आया। मैंने दरवाज़ा खोलकर देखा तो दरवाजे पर 18 से 19 साल की लड़की खड़ी हुई थी। कुछ खाने को मांग रही थी। मैंने कुछ पैसे उसके हथेली पर रख दिए। वह नम आँखों से मुझे देखने लगी और मेरे दरवाजे पर ही खड़ी रही। मैंने हैरान होकर उसको देखा और पूछा, क्या हुआ? क्या और पैसे चाहिए तुम्हें? तो उसने ना में सर हिला दिया। वो अभी दरवाजे पर ही थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। आखिर वो लड़की क्या चाहती है? मैंने उसे पूछा, क्या चाहती हो? उस लड़की की आंखों से आंसू आ गई। कहने लगी, मेरे पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है, मुझे इस घर में रहने के लिए थोड़ी सी जगह दे दो। उस लड़की की बात सुनकर मैं परेशान हो गई। मैं ऐसे कैसे अनजान जवान लड़की को अपने घर में रहने दे सकती हूँ? और मैं अपनी मर्जी से इजाज़त नहीं दे सकती थी। अभी मैं इसी सोच में डूबी थी, तभी मेरे ससुर की आवाज़ आई, बहू कौन है दरवाजे पर? यह पूछते पूछते ही मेरे ससुर जी बाहर दरवाजे तक आ गए। मैंने कहा, पापा दी, पता नहीं कौन बेसहारा लड़की है, कुछ मदद मांग रही है। पैसे तो मैंने दे दिए, लेकिन यहाँ रहने को कह रही है। मेरी इस बात सुनकर मेरे ससुर जी बोले, तो बेटा ऐसा करो, तुम इसे हमारे घर में काम के लिए रख लो। मैं भी दिन भर कहाँ कहाँ काम कर पाता हूँ, तुम भी तो थक जाती हो, तुम्हारे हाथ बटाने वाला भी कोई हो जाएगा और उस बेचारी को भी सहारा मिल जाएगी। अपने ससुर की बात पर मैंने हाँ में सिर हिला दिया। और वैसे भी मेरी आदत ही नहीं थी कि बड़ों के सामने जवाब दे जाती। अपने ससुर से मैंने कुछ भी नहीं कहा और हाँ में सर हिला दिया। और मैंने कहा, पापा जी यह गलत है, ऐसे ही हम किसी अनजान को अपने घर नहीं रख सकते थे। लेकिन मैंने अपने ससुर की बात मान ली थी। लेकिन बार बार मेरे दिमाग में यह बात आ रही थी, मेरे ससुर जी भी अजीब हैं। एक लड़की भीख मांगी, उसे रहने के लिए अपने घर में कैसी जगह दे सकते हैं? मेरे ससुर जी ने उस लड़की को अपने घर में रहने के लिए पनाह तो दे दी थी। अब वह लड़की हर काम में मेरा हाथ उठाती थी। जिस भी काम को कहो वह फौरन कर देती थी, जो भी खाने को दो वो खा लेती थी, बस हमेशा खामोश रहती थी। उसकी आंखों में एक खामोशी और डर था, मैंने महसूस किया था। लेकिन सबसे अजीब बात मैंने महसूस की थी, यह वो थी कि जब भी वो लड़की आई थी, तब से मेरे ससुर जी अपने सारे काम उस लड़की से करवाते थे। किसी भी काम की ज़रूरत होती तो उस लड़की को ही आवाज़ देते, बहाने बहाने में उसे अपने कमरे में बुलाते थे। जैसे ही रात होती, मेरे ससुर जी उस लड़की को कहते, महक मेरे कमरे में आ जाओ, मेरे पैर दबा दे दो, ज़रा मालिश भी कर देना। और जब महक की कटोरी लेकर मालिश करने के लिए जाती तो कई घंटे मेरे ससुर जी के कमरे में बिताते। लेकिन जब बाहर निकलती तो उसकी आंखें भीगी हुई होती है, उसका हुलिया भी बड़ा अजीब सा हो रखा होता है। मुझे अजीब सा लगता, कभी कभी दरवाजे के सामने से गुजरती तो कुछ ऐसी आवाज़ आती जिन्हें सुनकर मेरे मन में गलत गलत बातें आ जाती थी और मैंने गलत गलत सोचना शुरू कर दिया था अपने ससुर जी को लेकर। आप एक बात मैं गलत सोच बैठी थी और हर एक बार मैं किचन में सब्जी बना रही थी, बर्तन धो रही थी, तभी मेरे ससुर जी ने कहा, बहू मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, ऐसा करो बचे हुए बर्तन तुम धो दो, खुद धो लो और महक को मेरे कमरे में भेज दो, उस वह मेरे पैरों में मालिश कर देगी। महक ने अभी मेरे ससुर जी को ना ही नहीं कहा था, वह बर्तन धोने लगी थी। मैंने हाँ में सर हिला दिया। मेरे ससुर जी ने कहा, मैं महक की आवाज़ लगा देती हूँ। महक, तुम्हें पापा जी बुला रहे हैं, तुम्हें पापा के पैरों में मालिश करनी है। मेरी बात सुनकर महक एकदम से पलटी। मैं महसूस करती थी कि मैं हर वक्त डरी और सहमी रहने लगी थी। उसकी आंखों में मैंने एक डर सा देखा था। अभी मैंने कि पापा जी के कमरे में चली जाओ और उनके पैरों की मालिश कर दो। तभी मैंने उसकी आंखों में खौफ की परछाई देखी। उसने जल्दी से अपने हाथ साफ किए और कटोरी में तेल डाला और मुझसे नज़रें चुराने लगी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर यह सब क्या मामला है, क्या है यह सब कुछ। मैं सोच में डूबी हुई थी। मैंने
कप में चाय डाली और अपने कमरे में ले गई, जहाँ मेरे पति अरुण बेड में बैठे हुए थे। वो अपने ऑफिस का कुछ काम कर रही थी। मैंने चाय उनके सामने रख दी और चुपचाप बैठ गई। मुझे चुपचाप बैठा देखकर अरुण बोले, क्या बात है, परेशान क्यों हो, क्या सोच रही हो? अरुण की बात सुनकर मैं जल्दी से बोली, अरुण यह जो लड़की है ना महक, यह मुझे थोड़ी अजीब सी लगती है। अरे तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो, मुझे पता है तुम क्या सोच रही हो। मैंने कहा, हाँ, वह एक जवान लड़की अकेली यूँ क्या कर रही है अपने घर में? उसके आगे पीछे कोई नहीं है क्या? उसका अपना कोई नहीं है क्या? मैंने ऐसा अरुण से कहा। उसने कहा, वो उस बेचारी का कोई नहीं होगा, वह अनाथ होगी। जो उसे थोड़ा सा भी सहारा दे, उसके घर में जाकर रहती होगी। अरुण बोले, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है, मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है। और अरुण, मैंने महक की आंखों में एक अजीब सी बेचैनी का डर महसूस किया है। और हाँ, फिर पापा जी भी सुधार में अपने सारे काम अपने अधिकार के साथ करवाते हैं, जैसे वो मैंने अपनी आखिरी बात को जानबूझकर अधूरा छोड़ दिया। मैंने सोचा कहीं अरुण को बुरा न लग जाए। मैंने अपनी बात को जारी रखते हुए दोबारा कहा, काश उस लड़की का रवैया। फिर उन्होंने शांत होकर कहा, वह मुझे बहुत अजीब लगता है। वह वक्त तो रोए रोए ही रहती है, जब भी आवाज़ लगा तो वो एकदम डर जाती है। अरुण, कभी कभी तो ऐसा लगता है, मुझे लगता है कि कहीं महक को हमने इस घर में रखकर गलती तो नहीं कर दी। पता नहीं अरुण क्यों मुझे ऐसा लगता है जैसे इस घर में महक के साथ कुछ गलत हो रहा है, वरना वो हर वक्त उदास क्यों रहती है? उसे तो रहने के लिए छत चाहिए थी ना, और खाने के लिए 2 वक्त की रोटी। तो उसे इस घर में सब कुछ मिल रहा है, फिर वह इतनी उदास क्यों है? वो हर वक्त रोती रहती है। मैंने आज अपने दिल की सारी बातें अरुण के सामने खोलकर कह दी। मेरी बात सुनकर अरुण ने अपना लैपटॉप बंद कर दिया और बोली, जिया, तुम कुछ ज़्यादा ही सोचने लगी हो। अगर उसे कोई दुख तकलीफ होती तो वो हमारे घर में नहीं रहती। वो यहाँ से जा चुकी रहती है और तुम कहती हो उसका कोई आसरा ठिकाना नहीं है। अगर होता तो यहाँ रहने के लिए आती क्यों? ज़रूरी उसका इस दुनिया में कोई नहीं होगा, तभी तो वो यहाँ रहती है। और इतनी अच्छी लड़की है, तुम्हारा काम में भी तो हाथ बढ़ाती है। और हाँ, वह बिल्कुल भी नखरा नहीं करती है, तुम्हारी सारी बातें मानती है, पापा जी की भी इतनी सेवा करती है। तुम्हें भी इस काम से छुट्टी मिली नहीं क्या? तुम्हें पहले पापा जी के सारे काम करने पड़ते थे। इतना कहकर अरुण ने खुद को अपने लैपटॉप में ही बिजी कर दिया। शायद वह इस मामले को टाल रहे थे, लेकिन मैं इस मामले पर खुलकर बात करना चाहती थी, क्योंकि मैंने बहुत हिम्मत की थी अरुण से यह सब बात करने के लिए। मुझे लगता था कहीं अरुण को अपने पापा के लिए बुरा ना लग जाए। मैंने फिर से अपनी बातों को जारी रखा, अरुण, यही बातों तो मुझे अजीब लगती है। पहले पापा जी सारे काम मुझसे करवाते थे, लेकिन जब से वो लड़की आई है, पापा जी कहते हैं कि वो सारे काम कर देगी और तुम मत करना। अगर मैं भी कर देती हूँ तो मुझसे मना कर देते हैं। मेरी बात सुनकर अरुण बोले, जिया, तुम भी अजीब हो। पहले तो तुम्हें जब पापा काम कराते थे तो तुम्हें कहती थी कि घर में बहुत काम होता है, मुझे थक जाती हूँ, मुझे कोई निगरानी चाहिए। और अब जब पापा जी ने खुद के लिए काम वाली रखी, तभी तुम्हें दिक्कत है कि पापा जी सारे काम उस लड़की से करवाते। आखिर तुम्हारी समस्या क्या है? अरुण ने इस बार मुझे थोड़ा डांटते हुए कहा। अरुण का खराब मूड देखकर मैं खामोश हो गई। मैं अरुण को कैसे नहीं बता पाई कि पापा जी की यह बात बिल्कुल भी अरुण को नहीं बतानी चाहिए कि वह महक को रात में अपने कमरे में पैरों की मालिश करने के लिए अपने कमरे में बुलाते हैं और फिर 1-2 घंटे बाहर नहीं भेजते हैं। मैंने सोचा, अगर यह बात मैंने अरुण को बता दी तो हो सकता है अरुण ज़्यादा ही बुरा मान जाएंगे और वो कहेंगे कि तुम मेरे पापा पे शक कर रही हो। हालांकि यह बात शक करने वाली थी। भला एक 50 साल का बुढ़ा 18 साल की लड़की के साथ कमरे में 3-3 घंटे तक क्या करता है? यह सवाल मेरे दिमाग में घूम घूम के मुझे परेशान कर रहा था। मेरे अरुण के सामने चाय का कप उठाया और वापस किचन में आ गई। मैं चाय के बर्तन धो रही थी और मेरी निगाह बार बार पापा जी के कमरे की तरफ उड़ रही थी। मैं महक का इंतज़ार कर रही थी कि वह कब बाहर आ जाती है। मैंने चाय के बर्तन धो
के रख दी, सब्जी भी बनाकर तैयार कर दी। बस रोटी बनाने की तैयारी मैं ही कर रही थी, तभी मैंने महक को पापा जी के कमरे से निकलते हुए देखा। मैंने देखा महक अपनी आंखों को पोंछते हुए सीढ़ियों से उतर रही थी। महक ने मुझे देखा नहीं था। मेरे दिमाग में फिर पापा जी के लिए गलत ख्याल आने लगे। पापा जी अपने उसूलों में इतने गिर चुके थे, वो उस मासूम लड़की के साथ कुछ गलत तो नहीं कर रहे थे। पापा जी को इस उम्र में यह सब करते हुए जरा भी शर्म नहीं आई। जितना मैं इन सब बातों पर गौर कर रही थी तो सारी बातें मेरे ससुर के खिलाफ जाती थी। अगले दिन रूटीन के अनुसार महक किचन में नाश्ता बना रही थी। मैं नाश्ते की टेबल पर ऐसे ही गई थी कि जब सब नाश्ता तैयार हो गया तो मैं अरुण और पापा जी का भी नाश्ता वहाँ पर ले जाकर बैठ गई थी। तभी महक किचन के एक कोने में सहमी सी खड़ी थी। मुझे उस पर दया आने लगी। मैं बोली, महक आ जाओ, तुम भी हमारे साथ नाश्ता कर लो। पहले तो वो मना कर रही थी, लेकिन मेरे बार बार कहने पर नाश्ते की टेबल पर आकर बैठ गई और डरे डरे अंदाज में नाश्ता करने लगी। मेरे ससुर की निगाहें बार बार महक की तरफ फूट रही थी। वह बहुत ही मोहब्बत से महक को देख रहे थे और आंखों ही आंखों में जैसे उसे तसल्ली दे रहे हो कि घबराओ मत। और इतना तो मैं समझ गई थी कि ये पापा जी की आंखों में महक के लिए मोहब्बत है। जो मोहब्बत वो बाप बेटी वाली तो बिल्कुल भी नहीं थी। जब पापा जी अपना नाश्ता खत्म करके उठने लगे तो उठते उठते बोलो, महक जब नाश्ता कर लो ना तो एक कप चाय लेकर मेरे कमरे में आ जाओ। पापा जी की इस तरह कहने से महक ने एकदम मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर उभर गया आया था। ऐसी घबराहट में गर्म चाय अपने हाथ पर गिर चुकी थी। पापा जी भी तब तक अपने कमरे में जा चुके थे। मैंने जल्दी से महक का हाथ पकड़ा और कहा, महक यह सब क्या कर रही हो? देखो तुम्हारा हाथ जल गया है और कितना बड़ा छाला भी आ गया है। मैं इस पर तुम्हें क्रीम लगा दूं? महक का हाथ लाल हो चुका था। मैंने उसे एक जली क्रीम लगा दी और उसके कमरे में उसे भेज दिया। मैंने टूटे हुए कप के टुकड़े उठाए और पापा जी के लिए चाय बनाने लगी। चाय लेकर मैं पापा जी के कमरे में गई। मुझे अपने कमरे में देखकर पापा जी चौंक गए। कहने लगे, अरे जिया बेटा, तुम क्यों तकलीफ उठा रही हो? महक तो मेरे कमरे में भेज देती, आप उसे ही भी तो कुछ काम करवाने हैं। मैंने पापा के जी, महक का हाथ गर्म चाय गिरने की वजह से जल गया है। मैंने क्रीम लगा दी और उसे उसके कमरे में आराम करने के लिए भेज दिया है। मैं महसूस कर रही थी कि जलने वाली बात पर पापा जी परेशान हो गए थे। थोड़ी देर बाद बोले, अच्छा ठीक है, वो नीचे उतर कर आए तो उसे मेरे पास भेज देना। मैंने हाँ में सिर हिला दिया और बाहर निकल आई। मैं बाहर आई तो किचन में देखा महक बर्तन धो रही थी। मैंने कहा, यह क्या कर रही हो? बर्तन क्यों धो रही हो? तुम्हारा हाथ तो जल चुका है। कुछ भी कहो, मुझे उस लड़की से लगाव हो गया था। उसके चेहरे की मासूमियत किसी को भी अपना दीवाना कर सकती थी। और फिर बाकी बातें तो सब इस तरह इंसानियत की तरफ फैली थी। मैंने कहा, महक यहाँ से हट जाओ, मैं कर लेती हूँ। उसने कहा, नहीं दीदी, मैं कर लूँगी। उसने अपने काम को जारी रखा। मैंने कहा, महक, तुम्हें पापा जी ने अपने कमरे में बुलाया है, शायद कोई काम है। मेरी बात उस पर बर्तन एकदम से रुक गए और उसने मेरी तरफ से फिर से सहमे हुए नज़रों से देखा। फिर बोली, दीदी, यह काम खत्म कर लूँ, फिर चली जाऊंगी। मैंने कहा, तुम्हारी मर्जी। इतने में मेरे ससुर की आवाज़ आ गई, बेटा, महक को मेरे कमरे में भेज दो, मुझे ज़रूरी काम है। शायद उन्होंने हमारी बातें सुन ली थी, क्योंकि वह किचन के दरवाजे पर ही खड़े थे। मैं कुछ कहती इससे पहले महक अपने हाथ साफ करते हुए मेरे ससुर के पीछे चल दी। मेरे ससुर जी भी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह ऐसा क्यों कर रहे हैं। भला मेरे ससुर को सारा दिन क्या काम होते हैं थे। इस लड़की से मैंने नोट किया था, जितना वह मेरे ससुर से कतराती थी, मेरे ससुर उतना ही उसे अपने कामों में उलझाए रखती थी। फिर मैं अपना सर झटक कर किचन में सफाई करने लगी। महक काफ़ी देर बाद ससुर के कमरे से बाहर निकल कर आई। इस बार भी हमेशा की तरह उसकी आंखें नम थी। मैं बाहर आंगन में बिछी चारपाई पर बैठी हुई थी। मैंने उससे कहा, महक, किधर आओ। बहुत डरती हुई मेरे पास आकर खड़ी हो गई। मैंने कहा, महक, पापा जी ने तुमसे क्या काम होता है? महक बोली, दीदी, उन्होंने मुझे कपड़ों की अलमारी साफ करवाई थी। जवाब देकर वह पलट कर चली गई। मैंने जवाब में
ने उसके कदम रोक दिए। तुम्हारे चेहरे पर यह लाल निशान कैसा है? मैंने हैरत से पूछा। उस अलमारी के ऊपर जो सामान रखा हुआ था ना, वो जाले हटाते हुए वो मेरे ऊपर गिर गया। वो घबराते हुए जवाब देकर वहाँ से चली गई। फिर मैंने कहा, अच्छा ठीक है, जाओ। मुझे उसके जवाब से तसल्ली नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने जाने दिया। वह दिन भर अपने कामों में बिजी रहती थी या फिर पापा जी के कमरे में पाई जाती थी। एक शाम को मेरे लिए चाय बनाकर मेरे कमरे में आए। उस समय मेरे ससुर शायद किसी काम से बाहर गए हुए थे। जाओ, उसने पहले कहा, दीदी मैं अंदर आऊँ? उसके दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने मोबाइल एक तरफ रखा और बोली, यह चाय लाई हो तुम मेरे लिए? अपने लिए भी चाय लेकर आती। उसने कहा, नहीं। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, रख दो। मैंने जल्दी से अपना मोबाइल बाहर रख लिया और उसे अपने पास बैठा दिया। उसने चाय का ट्रे मेरे सामने रखा और महक बोली, यह दूसरी चाय दीदी मैं क्या करूं? यह चाय मैंने आपके ससुर के लिए बनाई थी, लेकिन वो घर पर तो है नहीं। मैं बोली, अच्छा कोई बात नहीं, तुम पी लो, बल्कि ऐसा करो मेरे पास ही बैठ कर पी लो, कुछ बातें भी कर लेंगे। मेरी बात सुनकर उसकी आंखों से आंसू आ गए थे। मैंने कहा, क्या हुआ, रो क्यों रही हो? कहने लगी, कुछ नहीं, बस ऐसे ही माँ की याद आ गई। उसने अपनी आंखों को पोंछते हुए कहा कि मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारी माँ कहाँ है, और उसने सही जवाब दिया, भगवान के पास। उसकी आंखों में ढेर सारा पानी भरा हुआ था। मैंने कहा, और तुम्हारे पापा कहाँ हैं? मेरी बात सुनकर वह थोड़ी देर के लिए चुप हो गई। फिर बोली, मैं अनाथ हूँ। महक की आंखों में उदासी देखकर मैंने बातों का टॉपिक बदल दिया। मैंने कहा, महक मैं 1-2 दिन के लिए अपने माँ से मिलने जा रही हूँ। महक बोली, तभी तुम इतनी ज़्यादा खुश हो रही हो? मैंने कहा, क्योंकि मैं शादी के बाद दूसरी बार अपनी माँ से मिलने जा रही हूँ। आप मुझे भी अपने साथ ले चलिए। हाँ हाँ, चलो ना, बिल्कुल, मुझे तो खुशी होगी अगर तुम मेरे साथ चलोगी। महक बोली, ठीक है, फिर मैं तैयार हो जाती हूँ। मेरी बात सुनकर वह बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई। मैंने पहली बार उसको इतना मुस्कुराते हुए देखा था। उसने जल्दी जल्दी घर के सारे काम निपटा दिए और तैयार होने अपने कमरे में चली गई। मैंने अरुण को बताया, अरुण मैं अपनी माँ से मिलने जा रही हूँ, साथ में महक को भी लेके जा रही हूँ। क्यों, यह क्या करेगी वहाँ जाकर? ऐसा कहकर अरुण ने कहा। मेरे ससुर भी बोले, जिया महक को लेकर जाकर क्या करोगी? अगर पीछे पीछे से मुझे या अरुण को किसी काम की जरूरत पड़ी तो फिर कौन करेगा? ऐसा करो, तुम अकेली चली जाओ, महक को यहीं पर रहने दो। पापा जी, मेरी बात को बीच में काटते हुए अरुण बोले, बस पापा, अब ज़्यादा बहस नहीं करते। जिया तुम जल्दी से जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतज़ार कर रही होगी। महक किचन में खड़ी थी और हमारी बातें सुन भी रही थी। मैंने उसके पास जाकर, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकती। मेरी बात सुनकर महक मुस्कुराते हुए बोली, कोई बात नहीं, आप क्यों माफ़ी मांग रही हो? महक के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। मुझे बहुत अजीब लग रहा, क्या पहले तो यह लड़की डरी सहमी सी इस घर में रहती थी और अब मेरे बिना घर में अकेले रहने पर भी खुश दिखाई दे रही है। मेरे लिए ये ख्याल बहुत ही सता रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है। ऐसा तो नहीं है कि महक को भी अब पापा के साथ रहने में मज़ा आने लगा। वह बाहर अरुण लगातार गाड़ी का हॉर्न बजा रही थी। मैं जल्दी से बाहर निकल गई। अपने माँ के घर भी पहुंचकर चैन नहीं मिला। पूरी रात में सुकून से सो नहीं सकी और अगली सुबह ही वापस अपने घर आ गई। घर की हालत देखकर मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। महक बुखार से तड़प रही थी और मेरे ससुर और पति उसके पास बैठे हुए थे। सिर्फ सिर पर ठंडी पट्टियाँ रखी हुई थी। इसका मतलब पापा जी के साथ अब अरुण भी महक की ज़्यादा दिलचस्पी ले रही थी। यह सब क्या हो रहा है? मेरे घर में गुस्से में आ गई। अरुण, यह सब क्या चल रहा है? तुम महक के पास क्यों बैठी हुई हो? मुझे अचानक देखकर अरुण हड़बड़ा गए। कहने लगे, इसकी तबीयत ठीक नहीं थी ना, पापा जी भी घर से बाहर गए थे। बुखार बहुत ही ज़्यादा तेज था तो इसके माथे पर ठंडी पट्टियाँ रख रहा था। लेकिन अरुण जिस तरह नज़रें चुराकर बात कर रहे थे, मुझे दाल में ज़रूर कुछ काला लगा। इतने में ही आकर मुझसे नज़रें चुराते हुए बाहर निकल चुके थे। मैंने थोड़ी तेज़ आवाज़ में महक से पूछा, क्या हुआ है तुम्हें? महक भी इस सिचुएशन से घबरा गई। कहने लगी,
कुछ नहीं, बस मौसमी बुखार है। मैंने उसे छूकर देखा, उसका शरीर एकदम नॉर्मल टेम्परेचर पर ही था। मैंने कहा तुम्हें तो बिल्कुल भी बुखार नहीं है। महक बोली हाँ, वह अरुण बहुत देर तक मेरे सिर पर पट्टियां रख रहे थे, इसलिए बुखार कम हो गया। कहते कहते वह उठकर किचन में जा चुकी थी। वह कहते हुए कि मैं आपके लिए चाय बना दूं। एक दिन मैंने महक से पूछा कि एक बात पूछूं, तुम मुझे उसका सच 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 में जवाब देना। महक बोली हाँ पूछो। मैंने कहा सच सच बताओ, तुम पापा जी के कमरे में रोज़ रात को क्या करती हो और क्यों जाती हो? आखिर वह तुम्हारा रोज़ को ऐसा क्या काम करवाते हैं? मेरी बात सुनकर महक एकदम से डर गई। मैंने कहा महक घबराओ मत, तुम मुझे अपनी बहन समझ सकती हो और मुझे सारी बातें बता सकती हो। नहीं दीदी, कुछ भी नहीं है, बस साहब को पैर दबाने होते हैं और बाकी कुछ भी नहीं होता। कभी सर में भी मालिश करवाते हैं, इसलिए बुला लेते हैं। इतना कहकर महक किचन में जा चुकी थी। लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं सच्चाई जानकर रहूँगी। अब बहुत हो चुका चूहा बिल्ली का खेल। अब तो मुझे अरुण पर भी शक होने लगा था और यह मौका मुझे अगले ही दिन मिल गया। सब्जी काटते हुए महक का हाथ कट गया। मैंने कहा तुम ऐसा करो, कमरे में जाकर आराम करो। अगर पापा जी को कुछ काम होगा तो मैं बता दूंगी। तुम्हारे हाथ में चोट लगी है। महक अपने कमरे में चली गई। खाना खाकर फ्री होते हुए ही पापा जी बोले जी आपने मेरे लिए जाने लगे, कब अपने कमरे में जाने लगे। मुझसे बोले जिया बेटा ऐसा करना, महक को मेरे पास भेज देना। मैंने कहा ठीक है पापा जी। जैसे अरुण मेरे कमरे में गए, मैंने जल्दी से पूरे घर के लाइट की स्विच ऑफ कर दिया और महक की जगह मैं पापा जी के कमरे में चली गई। मैं जानना चाहती थी कि रोज़ रात को महक और मेरे ससुर अकेले कमरे में क्या करते हैं। मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला, अंदर दाखिल हुई। कमरे में अंधेरा था। चांद की हल्की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी, लेकिन इतनी नहीं थी कि पापा जी मुझे पहचान सके। जैसे ही मैं दरवाज़ा खोलकर अंदर गई, पापा जी बोले महक आओ, आज इतनी देर क्यों लगा दी? मैं वहीं खड़ी थी, आगे नहीं बढ़ी। पापा जी बोले महक शर्माओ मत, आओ मेरे पास बैठ जाओ। महक अब तो तुम्हारी ऐसी आदत लग गई है कि तुम्हारे बिना एक पल भी चैन नहीं आता है। तो तुम जब भी मेरे पास होती हो तो ऐसा लगता है जैसे मेरी जवानी फिर से लौट आई है। मेरे ससुर की यह बातें मुझे बहुत अजीब सी लग रही थी और मेरे सर पर एक और बड़ा आसमान टूट पड़ रहे थे। एक के बाद एक आसमान टूट पड़ रहे थे और एक के बाद एक धमाके हो रहे थे। इससे पहले कि ससुर जी मेरे साथ कुछ गलत हरकत कर लेते, मैं गुस्से में कांपती हुई आवाज़ में बोली पापा जी मैं जिया हूँ। उसी गुस्से की हालत में बाहर निकल गई और मैंने स्विच ऑन कर दिया। इस पर पूरा घर रोशनी में चमक उठा। मेरे ससुर जी की हालत खराब हो चुकी थी। वह भागते हुए मेरे पास आए और अपने ससुर पर मैं बहुत चीख पड़ी। पापा जी आपको शर्म नहीं आई एक छोटी बच्ची के साथ इतनी गलत हरकत करते हुए? वह मुझे अपने आपको शर्म आ रही है कि मैं आपको अपना ससुर बोलूं? अरे आपने तो एक छोटी सी बच्ची को भी नहीं छोड़ा जो उम्र में आपसे 3 गुना छोटी है। मेरे चीखने की आवाज़ सुनकर अरुण भी कमरे से बाहर आ गए। मेरे ससुर जो तो कुछ बोल ही नहीं सके, बस नज़रें झुकाए खड़े हुए थे। अरुण ने पूछा क्या बात है, इतनी रात को क्यों चिल्ला रही हो? मैंने कहा अभी तो सिर्फ घर में चिल्ला रही हूँ, जब मैं बाहर भी चिल्ला चिल्ला कर सबको बताऊंगी कि आपके बाप के शरीफ चेहरे के पीछे एक हवस से लिपटा हुआ चेहरा है। अरे अब तो मुझे डर लगने लगा है कि मेरी इज्जत भी इस घर में सुरक्षित है या नहीं। इस इंसान ने के अंदर इतनी हवस भरी हुई कि वह अपने से 3 गुना छोटी लड़की को भी नहीं छोड़ी, तो बस मौका मिलेगा तो वह किसी के साथ भी कर देगा, मुझे नहीं छोड़ेगा। मुझे डर लगने लगा। मेरा इतना कहना था कि अरुण ने हाथ उठा दिया और मेरे गाल पर निशान छोड़ दिया। मैं अपना गाल पकड़ के अरुण को एक तरफ देखने लगी कि यह कैसा इंसान है जो गलत करने पे भी उसे बचा रहा है और जो सही का साथ दे उसको सजा दे। मैं रोते हुए बोली अरुण मैं कैसे भूल सकती हूँ, तुम भी इसी बाप की बेटी हो। मुझे लगता है कि बाप के साथ साथ तुम भी मुझ पर हाथ उठाने लगे हो
और तुम इस लड़की के साथ मज़े मार रहे हो। मैं आगे कुछ और कहती, इससे पहले ही अरुण ने दोबारा मेरे ऊपर हाथ उठाया, लेकिन वह हाथ हवा में ही रह गया। अरुण ने खुद को संयम करते हुए बोले, जिया, जिस बात को जानकर तुम अनजान हो उस बात के बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए। तुम्हें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है और अपनी राय कायम नहीं करनी चाहिए। तुम्हें पूरी सच्चाई पता नहीं है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि सच्चाई क्या है। दरअसल बात यह है कि महक की माँ की मौत हो चुकी थी। महक का बाप शराबी और जुआरी था और इसको पैसे के लिए बेच दिया था। इससे पहले कि महक का बाप महक को जुआरी को सौंप देता, तभी पापा ने वहाँ पहुँच गए। महक के बाप को पैसे देकर महक के साथ एक मंदिर में शादी कर दी और महक को अपनी पत्नी बनाकर अपने घर लेकर आए। पापा जी किसी काम से उस गांव में गए हुए थे। वहीं पर यह सब कुछ मामला हुआ था। जिस जुआरी को महक के पापा महक को बेचा था, वह जुआरी गांव का ठाकुर का भाई था। वह किसी भी कीमत पर महक को नहीं छोड़ना चाहता था। पापा के साथ उस लोगों ने हाथापाई भी हुई। पापा चाहते थे कि गांव के किसी लड़के के साथ महक की शादी हो जाए, जिससे वह महक खुद से सुरक्षित रहे। मगर गांव में कोई भी ऐसा लड़का नहीं था जो उससे शादी करने के लिए राजी हो, क्योंकि पूरे गांव में ठाकुर का दबदबा था। अब महक को पापा अकेला उस गांव में छोड़कर नहीं आ सकते थे, ना ही उसे अपने घर लेकर आ सकते थे, क्योंकि जवान लड़की को ऐसे ही घर में नहीं ला सकते। फिर पापा ने महक की ज़िंदगी बचाने के लिए मजबूरी में गांव में किसी एक मंदिर में महक से शादी कर ली और पुलिस में जाकर कहा कि यह लोग हम दोनों पति पत्नी को तंग कर रही है। हालांकि पुलिस ठाकुर से मिली हुई थी, लेकिन जब पापा ने शादी कर ली तो पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि महक का 18 साल पूरा हो चुका था और वह बालिग हो चुकी थी। पापा ने यह सारी घटना मुझे बताई थी और यह भी कहा था कि तुम जिया को सब कुछ समझा दो, लेकिन मैंने पापा को मना किया कि जिया को कभी कुछ नहीं बताया जाए। पहले जिया हमारे साथ इस माहौल में घुलने मिलने दो, वह हम लोगों के साथ थोड़ा समझ जाए, उसके बाद धीरे धीरे मैं जिया को सब कुछ बता दूंगा। क्योंकि तुम नई नई शादी करके इस घर में आई थी और फिर पता नहीं तुम हम लोगों के बारे में क्या समझती, क्या ख्याल रखती। हो सकता था कि तुम हमको गलत सोचती कि हम लोग झूठ बोल रहे हैं। अरुण की बात सुनकर मैं शर्मिंदा महसूस कर रही थी, पर अपने आप को चुप कर रही थी। मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। अरुण से और अपने ससुर से नज़र नहीं मिला पा रही थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए और बोली, अरुण मुझे माफ़ कर दो। अरुण बोली, माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने पापा से माफ़ी मांगी। मेरे ससुर बहुत अच्छे थे, उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखकर मुझे माफ़ कर दिया। मेरे ससुर की माफ़ी करते ही अरुण ने भी मुझे माफ़ कर दिया। अरुण ने कहा, तभी तो कहते हैं बिना जानकारी के किसी के बारे में कुछ भी बातें मत फैलाओ, नहीं तो नुकसान कर देती है और आपका सबका नुकसान हो जाता है। अरुण और पापा जी अपने अपने कामों में चली गई और मैं ऊपर महक के कमरे में आ गई। महक लेटी हुई थी। मैं महक के पास बैठ गई और महक का हाथ अपने हाथों में ले लेते हुए बोली, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें भी गलत समझा था। महक एकदम से उठ गई। मैं महक ना समझी से मुझे देखने लगी। मैंने शर्मिंदा होते हुए उसे सारी बात बता दी। मेरी बात सुनकर वह मुस्कुराने लगी थी। मुझे पता था आप मेरे बारे में और अपने ससुर के बारे में क्या सोचती हैं, लेकिन मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ। आपको मुझ पर से माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरह के हालात हैं उससे आपको शक करना जायज़ था, सही था। मैंने महक से पूछा, महक फिर तुम इतना डरी डरी क्यों रहती थी? महक कहने लगी, मुझे डर लगता था कि कहीं यह ठिकाना भी मुझसे छीन न जाए, फिर से अपने बाप के घर नहीं जाना पड़े। मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। तुम्हारे ससुर जी भी मेरा बहुत ध्यान रखते हैं और मुझे बहुत प्यार करते हैं। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे इतना अच्छा और इतना प्यार करने वाला जीवन साथी मिलेगा। मैं मानती हूँ कि वह उम्र में मुझसे बड़े हैं, लेकिन जब मन आपस में मिल जाए तो उम्र देखी नहीं जाती है और फैसले खुद ही मिट जाते हैं।
जब भी मैं तुम्हारे ससुर जी के कमरे में जाती हूँ तो मेरी आँखों से आंसू आ जाते हैं। कभी वो आँखों से आंसू खुशी के होते हैं तो कभी गम के होते हैं, कभी ना कभी तो वो झलक ही जाते हैं दुख के, इसलिए क्योंकि मुझे अपने बाप की वो काली करतूतें याद आने लगती हैं। कभी कभी मैं अपनी माँ को याद करके रोने लगती हूँ। लेकिन तुम्हारे ससुर जी ने मुझे बहुत सारा प्यार दिया, मेरी सारी ख्वाहिश पूरी कर दी। मेरे दिल और दिमाग से उन्होंने मुझे अच्छा महसूस करवा दिया। मेरे दिमाग में से उन सारी बुरी हरकत और बुरे हालात उन्होंने निकाल दिए थे, इसलिए शायद मैं रोने लगती थी। मेरा इतना अच्छा हो गया। मेरी रोती सूरत देखकर आपने यह सोचा होगा कि मैं यहाँ उदास हूँ, परेशान हूँ और हर वक्त रोती ही रहती हूँ। महक का दिल मुझसे बुरा नहीं था, यह जानकर मुझे खुशी हुई। हम दोनों सास बहू आपस में बहुत प्यार से रहने लगे। उसने मुझे खुद ही मना कर दिया कि तुम मुझे सासू माँ नहीं बुलाओगी। मैंने कहा हम दोनों सहेलियों की तरह रहेंगे। उसने कहा हाँ, मैं जवाब दिया। मोहल्ले वाले जब तक यह बात पता चली तो वो लोगों ने न जाने कितनी बात बनाई, लेकिन हमने किसी पर कोई ध्यान नहीं दिया। अगर हम उन लोगों की बातों पर ध्यान देते तो अपनी ज़िंदगी में एक अनजान सा शहर बनकर रह जाते। हमें लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए और अपनी ज़िंदगी एक हटकर जीनी चाहिए। मेरे पिता ने, जो मेरे ससुर जी थे, उन्होंने उस लड़की के साथ कुछ गलत नहीं किया था। जो भी था एक हालात के साथ हो चुका था। और दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और कमेंट में मुझे बताना आपकी ये कहानी कैसी लगी। और कमेंट करना, लाइक करना और शेयर ज़रूर करना बिल्कुल भी ना भूलना दोस्तों। आपका सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।